हेलो स्टूडेंट्स। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के इस नए लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिबनिज़ थ्योरम और उसका प्रूफ। तो लिबनिज़ थ्योरम जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये कॉम्बिनेशन एनसीआर कई बार आएगा। तो पहले हम एनसीआर के बारे में और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो यूज करेंगे लिबनिज़ थ्योरम में उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एनसीआर का मतलब क्या हुआ। एन हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स किसी सेट में, और आर क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स हम उस सेट से सिलेक्ट कर रहे हैं, कितने हम आइटम्स सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम अगर 1,000 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो एक सेट लिया। अगर मैंने सेट लिया कि मैथ्स के स्टूडेंट्स, तो उनका सेट 1,000 है। तो उसमें से अगर मुझे 100 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, 1,000 से हमें 100 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। एन सी आर का मतलब क्या हुआ, 1,000 सी 100। तो 1,000 से हम क्या ले रहे हैं, 100 स्टूडेंट ले रहे हैं किसी एक काम के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम कितने सिलेक्शन या कितने कॉम्बिनेशन या कितने चयन बनेंगे, हम कितनी बार चयन कर सकते हैं, वो हमें ये नोटेशन बताएगा कि कितने तरीका हो सकते हैं कि हम इसको सिलेक्ट कर लें 1,000 से 100 स्टूडेंट का। तो वही हमारे पास यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। सी मतलब ये डिनोट करेगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को, कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसकी फार्मूला क्या है कि एन सी आर बराबर हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई आर फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल के बारे में हम फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो फर्स्ट लेक्चर को देख लेना कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन का फार्मूला हो जाएगा। अब कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी क्या है, अब देखो यहाँ पे मैंने पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी है, एन सी एन। अगर मैं जितनी भी हमारे पास आइटम्स थी और सभी को सिलेक्ट कर लूँ, एन में से एन को ही सिलेक्ट करें, तो सिर्फ हमारे पास एक ही सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि सभी को मैंने एक ही बार में ले लिया, इसके अलावा तो कोई है नहीं कुछ। अब फार्मूला से अगर कैलकुलेट करना चाहें तो आर बराबर हम क्या पुट कर देंगे, एन पुट कर देंगे। आर बराबर जब एन पुट करोगे तो एन माइनस एन क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रखी हैं। और यहाँ पे आर बराबर एन पुट करेंगे तो एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी सिलेक्शन ना लें, मतलब कोई भी आइटम सिलेक्ट ना करें, तो यहाँ पे जीरो आर बराबर लिया है, तो आर बराबर जब जीरो देखो फार्मूला में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो पुट किया तो एन माइनस जीरो एन फैक्टोरियल और आर जीरो, तो ये क्या हो गया, ये तो हमारे पास एन फैक्टोरियल हो गया या जीरो फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू एन फैक्टोरियल, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो भी हमें 1 मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं एन सी आर लिखूँ प्लस उसमें ऐड करूं एन सी आर प्लस वन, तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे और इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कई बार, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने देखो एक प्रॉपर्टी और लिखी है फोर्थ, इसमें क्या है कि एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी एन तक अगर हम ऐड करते हैं कॉम्बिनेशन को, तो वो हमारे किसके इक्वल आएगा, टू टू पावर एन के इक्वल आएगा, ठीक है। तो टू की पावर एन के इक्वल, तो बाइनोमियल जब हम एक्सपेंशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमने इस फार्मूले को क्या प्रूफ किया होगा, ठीक है। तो वहाँ से और उसी तरह से बाइनोमियल के रिलेशंस में ही हमने इसको प्रूफ किया होगा कि यहाँ पे देखो इवन इवन का सम कर रहा है पहले, फिर यहाँ पे ऑड ऑड का सम कर रहा है, ये दोनों बराबर होंगे और ये किसके इक्वल होंगे, टू टू पावर एन माइनस वन के इक्वल। जब हम कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे हमें इस प्रॉपर्टी को हम कई बार यूज करते हैं, जैसे कि एन सी आर कैलकुलेट करना है तो उसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर हमारे पास एन है और यहाँ पे आर को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो एन अपॉन आर। अब एक एन और एक आर निकला है, तो यहाँ पे एन सी आर में क्या हो जाएगा, एन माइनस वन सी एन माइनस आर, इस तरह से। अब एन माइनस वन को निकाल लें और एन आर माइनस वन को निकाल लें, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्या बचेगा, एन माइनस टू एन माइनस आर माइनस टू बचेगा। तो इस तरह से हम एन माइनस टू और आर माइनस टू निकालेंगे, तो इसके बाद में एन माइनस थ्री एन माइनस आर माइनस थ्री, इस तरह से ये टर्म बचते चले जाएंगे। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँ 5C4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला से 5 फैक्टोरियल अपॉन
5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब देखो 5 माइनस 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, अब यहाँ पे देखो 5 लिखा है, तो 5 से हम क्या करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो यह 4 से 4 कैंसिल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 5। तो फैक्टोरियल को हम कैसे ओपन करते हैं, जैसे n लिखा हो यहाँ पे, तो n, n माइनस 1, n माइनस 2, इस तरह से 3, 2, 1। तो ये फैक्टोरियल ओपन होता है हमारे पास। अगर मैं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल लिखा है तो इसको लिखना चाहूँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसी तरह से n माइनस 1 जब यहाँ से निकालोगे तो n माइनस n इंटू n माइनस 1 फिर इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से हम क्या करें कि जितने टर्म निकालते जाएंगे बचा हुआ टर्म क्या होगा वो n फैक्टोरियल में लिखते जाएंगे। तो ये हमारे पास फैक्टोरियल था। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया फैक्टोरियल को, ठीक है, तो वहाँ से देख लेना। तो हम डिस्कस करेंगे लिबनिज़ थ्योरम। तो देखते हैं लिबनिज़ थ्योरम का, देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है। इफ़ u एंड b बी एनी टू फंक्शंस ऑफ x, u और v दोनों x के फंक्शन है, देन हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का जो nth डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या लिखा जा सकता है। फर्स्ट फंक्शन का n बार डिफ्रेंसिएशन लिखा है, फिर सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई किया गया है। अब क्या करेंगे कि जो फर्स्ट फंक्शन का n बार डिफ्रेंसिएशन है इसको हम कम करते चले जाएंगे, और जो सेकेंड फंक्शन v है इसका डिफ्रेंसिएशन बढ़ाते चले जाएंगे, और उसके साथ में हमारे पास क्या एक कांस्टेंट टर्म आएगा, इस तरह से nc1 आएगा, सेकेंड में nc2। तो देखो सेकेंड टर्म यहाँ से देख के हम कैसे लिख सकते हैं, nc1 आ गया। अब यहाँ पे u का डिफ्रेंसिएशन n बार हो रहा था तो एक बार कम कर देंगे, n माइनस 1 u का डिफ्रेंसिएशन किया। b का डिफ्रेंसिएशन एक भी बार नहीं हुआ था तो एक बार कर दिया। इसी तरह से nc2 आएगा, u का डिफ्रेंसिएशन n माइनस 2 टाइम्स किया, v का डिफ्रेंसिएशन 2 बार किया। इसी तरह से nc3 आएगा, u का डिफ्रेंसिएशन n माइनस 3 और v का डिफ्रेंसिएशन 3 बार। तो u का डिफ्रेंसिएशन कम करते जा रहे हैं, b का डिफ्रेंसिएशन बढ़ाते जा रहे हैं, और मल्टीप्लाई में कांस्टेंट आ रहा है nc1, nc2, nc3, इस तरह से। जब rth टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ncr और u का डिफ्रेंसिएशन n माइनस r बार आएगा और v का डिफ्रेंसिएशन r बार आएगा। जब लास्ट टर्म करेंगे तो v का डिफ्रेंसिएशन n बार हो जाएगा और u का डिफ्रेंसिएशन एक भी बार नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लिबनिज़ थ्योरम का स्टेटमेंट है, और इसका हम प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे पास क्या है, इसका कैसे हम यूज करेंगे, देखो पहली स्टेप हमारे पास होगी कि जो स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट इसको मैंने 1 बोल दिया है, तो स्टेटमेंट 1 हमारे पास ये ट्रू होना चाहिए n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो अगर n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो गया तो फिर हम मानेंगे कि स्टेटमेंट ये ट्रू है, n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। और k के लिए ट्रू हमने मान लिया है कि स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है, तो k के लिए हमने मान लिया कि k के लिए ट्रू है। अब k के लिए ट्रू है तो हमें क्या प्रूफ करना है कि स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए अगर ट्रू हो जाए तो ये पूरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा पूरा ट्रू हो जाएगा। तो हमें यही करना है इसके प्रूफ में। तो देखो क्या करते हैं, पहले हम प्रूफ करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो n इक्वल्स टू जब 1 यहाँ पे पुट करेंगे, इसमें n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो d ऑफ u और v हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, u और v का डिफ्रेंसिएशन एक बार, तो डिफ्रेंसिएशन बाय प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा, एक को फर्स्ट मान लेंगे एक को सेकेंड, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है 1 के लिए। क्यों 1 के लिए ट्रू है, देखो इस टर्म में और इस टर्म में n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा du इंटू बी और यहाँ पे हो जाएगा u इंटू डी बी, तो वही लिखा है। तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया n इक्वल्स टू 1 के लिए। अब हम क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k के लिए। तो अगर मैं n बराबर k यहाँ पे पुट कर दूँ तो हम ये मान रहे हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमें सिर्फ सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि n की जगह k पुट कर देना। इस पूरे स्टेटमेंट जहाँ जहाँ आना है वहाँ हम क्या करेंगे, k पुट कर देंगे। तो यहाँ भी देखो k पुट कर दिया, n की जगह k सब जगह हमने पुट किया। तो ये हमने एजम्पशन ले ली। अब हमारे पास दो चीज़ें हो गई, स्टेटमेंट n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है और k के लिए ट्रू है। अगर हम लोग ये प्रूव कर देते हैं कि स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए ट्रू है
तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल से ये ट्रू हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू हमें क्या लाना है, इस स्टेटमेंट को इसी तरह से लाना है कि n बराबर k प्लस वन पुट हो जाए, n बराबर k प्लस वन मिल जाए, इस तरह से हमें प्रूव करना है। तो k प्लस वन बनाने के लिए यहाँ पे देखो k है, अगर हम लोग इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन और कर दें तो डी टू पावर k है वो k प्लस वन हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे, बस एक बार और डिफ्रेंसिएशन करके देखेंगे और देखेंगे कि स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है कि नहीं। तो चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट वन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस वन के लिए। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने सेकेंड इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, सेकेंड इक्वेशन हमने इसको मान लिया था जहाँ पे हमने k सेटिस्फाई कराया था। तो इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ, सेकेंड इक्वेशन में हम दोनों तरफ d अप्लाई कर दें। तो फर्स्ट जब हम लेफ्ट साइड में अप्लाई करेंगे तो d की पावर k थी, एक d और अप्लाई हुआ तो d की पावर k प्लस वन हो गया, u इंटू बी। अब यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड हर टर्म में अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड जब डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करेंगे हर टर्म में, तो पहला टर्म हमारे पास कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, डी टू पावर k प्लस वन यू, और इसका ऐसे रहेगा ये v, फिर इसके बाद में इसका b का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा और डी टू पावर k ऐसे ही रहेगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सभी टर्म में जो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के इसमें d अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस वाले टर्म में फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करेंगे, इसी तरह से इस टर्म में फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करेंगे। और k c2 और k c1 इस तरह से ही हमारे कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर हो जाएंगे। तो देखो डिफ्रेंसिएशन के बाद में हमारे पास क्या इक्वेशन मिली, यहाँ पे देखो अप्लाई किया तो इस तरह से टर्म आएगा, फर्स्ट वाले टर्म के लिए उधर जो लिखा था k c1, तो इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो ये टर्म आया हमारे पास। तो डिफ्रेंसिएशन देख लेना किस तरह से वहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, जैसे मैं अगर यहाँ पे इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन लिख देता हूँ, यहाँ पे इस वाले टर्म के लिए मैं एक बार देख लेता हूँ कि डी टू पावर k माइनस टू यू और डी स्क्वायर वी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, डी टू पावर k माइनस टू यू और डी स्क्वायर वी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना मतलब एक बार d अप्लाई करना है। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, देखो क्या हुआ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, तो इसका करेंगे तो d यहाँ पे जब अप्लाई होगा k माइनस वन, और तो यहाँ पे पावर प्लस वन एक और ऐड हो जाएगी ना, तो d टू पावर k माइनस वन यू डी स्क्वायर बी। अब सेकेंड का कर देंगे, प्लस का साइन आएगा, सेकेंड इसका डिफ्रेंसिएशन एक बार और कर दो, डी टू पावर k माइनस टू यू और डी टू पावर थ्री बी। तो जो सेकेंड टर्म के लिए लिखा था ना, तो वो हमारे पास ये डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। तो इस तरह से देखो हमारे पास वही चीज़ आ गई। तो इसी तरह से हम सारे टर्म के लिए लिख लेंगे। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें हम जो टर्म हमारे पास लिखे हैं वो कुछ कॉमन हो रहे हैं। कॉमन क्या क्या हो रहे हैं देखते हैं। इस टोटल में और इस टोटल में हमारे पास देखो क्या चीज़ कॉमन हो रही है, डी टू पावर के यू डी वी यहाँ भी है और डी टू पावर के यू डी वी यहाँ भी है। तो इन दोनों को जब कॉमन करेंगे, यहाँ पे कॉफिशिएंट इसका वन है और इसका कॉफिशिएंट के सी वन है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या लिखा, इस वाले टर्म में डी टू पावर के यू और डी वी कॉमन हुआ। फर्स्ट वाले में कॉफिशिएंट हमारे पास वन था, सेकेंड वाले में के सी वन। इसी तरह से सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड में देखो डी टू पावर के माइनस वन यू डी स्क्वायर वी, ये कॉमन होगा। यहाँ पे भी देखो डी टू पावर के माइनस वन यू डी स्क्वायर भी है। तो जब ये दोनों टर्म कॉमन होंगे, यहाँ पे हमारे पास इसको कॉमन करोगे तो कॉफिशिएंट क्या मिलेगा, इधर के सी वन मिलेगा, इधर के सी टू मिलेगा। तो के सी वन मिला और के सी टू मिला। इसी तरह से हम सारे जब सभी टर्म कॉमन कर लेंगे तो इसके लिए कॉफिशिएंट क्या मिलेगा, के सी टू के सी थ्री। तो यहाँ पे वन लिखा है, वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन को हम लिख सकते हैं के सी जीरो, ठीक है, ये के सी जीरो प्लस के सी वन। तो अभी मैंने कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की, अगर कहीं भी हमारे पास इस तरह से के सी आर प्लस वन लिखा है तो इसको लिख सकते हैं के प्लस वन सी आर प्लस वन। तो यहाँ पे देखो के सी जीरो प्लस के सी वन लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं,
k+1 C1, तो यहाँ पे वही लिखा मैंने। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो भी कॉफिशिएंट है उनको थोड़ा सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे KC1 और k+KC2 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, k+1 C2 ये लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा, KC2 + KC3, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको, k+1 C3। तो ये सारे कॉफिशिएंट हमारे इस तरह से मर्ज हो जाएंगे, और इस वाले में जब देखेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास यहाँ पे k+1 रहेगा, k+1 C R, यहाँ पे ये R+1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास इस तरह से आएंगे। तो अब इन सभी में देखो, इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो n के प्लेस पे क्या है, k+1, k+1, n के प्लेस पे क्या है, k+1, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, k+1 -1। ठीक है, तो n के प्लेस पे क्या है, k+1 है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास किस तरह से दिख रहा है, जो स्टेटमेंट हमने लिबनिज थ्योरम का लिखा है ये बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास स्टेटमेंट आ गया है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम n = k+1 पुट करते हैं तो स्टेटमेंट सेटिस्फाई होता है। तो इसमें क्या मिला कि इंडक्शन थ्योरम की सारी कंडीशंस सेटिस्फाई होंगे। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इंडक्शन थ्योरम की सभी जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो गई हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है लिबनिज थ्योरम वो ट्रू है फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ n। तो जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू n के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा। हम लिख सकते हैं कि द स्टेटमेंट 1 is satisfied all the conditions of mathematical induction principle, hence the statement 1 is true, hence the statement 1 is true for all positive integer n। तो अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो लिबनिज थ्योरम का वो प्रूफ हो गया है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो मेन 3 कंडीशंस थी जिसे हमने अप्लाई किया। एक तो n = 1 के लिए चेक कर लिया, फिर मान लिया कि k = के लिए n = k के लिए ट्रू है, फिर एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया यहाँ पे। तो k+1 के लिए हमें क्या दिखाना था कि k+1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। तो k+1 के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट हम लेके चल रहे थे तो कुछ उसी तरह से इस फॉर्म में मिल जाना चाहिए था। तो ये टोटल हमारे पास लिबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ है। तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।